फ्रॉम वन पॉइंट। तो याद रखना एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप इनफिनाइट सर्कल बना सकते हो, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आपको बोलोगे आप सर्कल बनाओ तो आप राउंडर को रख लो उस पे और रेडियस चेंज करते जाओ। अगर राउंडर को रख के रेडियस चेंज करते जाओगे तो इससे आप इनफिनाइट सर्कल बना सकते हो। इवन अगर आपको कोई बोले एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो पाएंगे, तो एक पॉइंट से इनफिनाइट सर्कल आपके पास हो सकते हैं। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो एक पॉइंट से इनफिनाइट सर्कल बनाए भी जा सकते हैं और इनफिनाइट सर्कल पास भी हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में अच्छे से? ठीक। वैसे ही सर्कल फ्रॉम टू पॉइंट, अगेन सर्कल फ्रॉम टू पॉइंट्स। तो याद रखना दो पॉइंट से भी इनफिनाइट सर्कल पास हो सकते हैं आपके। अगर आपके कोई भी दो पॉइंट्स है तो इन दोनों पॉइंट से, ऐसा ले लेता हूं मैं, इन दोनों पॉइंट से भी आपकी इनफिनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। आया क्या समझ में? तो इस टाइप से आपके इनफिनाइट सर्कल्स दो पॉइंट से भी पास हो सकते हैं। याद रखना सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट से भी आपके इनफिनाइट सर्कल पास हो सकते हैं और टू पॉइंट से भी आपके इनफिनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। क्लियर है? हमको पढ़ना है तीन पॉइंट से सर्कल कितने पास हो सकते हैं। अब देखो जब भी ना, देखो वन पॉइंट और टू पॉइंट में कभी भी ना वर्ड कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वर्ड यूज नहीं होता। पहले ये बताओ कोलिनियर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर? तो व्हाट इज कोलिनियर? हाँ, कोलिनियर का मतलब पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन। तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द सेम लाइन, उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लूं, लेट इट बी ए बी। अब देखो यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, सपोज एक पॉइंट ले लिया ये P, दूसरा पॉइंट ले लिया ये Q और तीसरा पॉइंट ले लिया ये R। तो बताओ ये P Q R पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो इस P Q R पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। पहले बताओ आया समझ में? द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द सेम लाइन, उस पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर है? तो अब आप एक चीज देखो, दो पॉइंट या एक पॉइंट में कोलिनियरिटी की बात करेंगे क्या हम? अगर दो पॉइंट या एक पॉइंट है तो उसमें हम कोलिनियरिटी की बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब देखो ना, कभी भी आप अगर एक लाइन, एक पॉइंट से लाइन बनाना चाहोगे तो कितनी भी लाइंस बना सकते हो। एक पॉइंट से अगर लाइन बनाना चाहोगे तो कितनी भी लाइंस बना सकते हो। तो वहां पर हम कोलिनियरिटी की बात ही नहीं करते। इवन अगर एक की जगह दो पॉइंट ले लो, आप एक की जगह दो पॉइंट ले लो, तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर दो पॉइंट से मुझे एक लाइन सेगमेंट बनाना है तो दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी आराम से, है ना। तो इसमें कोलिनियरिटी की बात नहीं होती। कभी भी दो पॉइंट्स में कोलिनियरिटी की बात नहीं होती। यानी अगर आप बोलोगे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो एक कोलिनियर है क्या? है। दोनों से एक लाइन बना सकते हैं अपन, तो इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। पहले बताओ आया क्या समझ में? क्लियर है? नीचे मत बनाना। कोलिनियरिटी का मतलब समझ में आया आप लोगों को? तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको कहीं पर भी कोई दो पॉइंट दे दे ना, दो पॉइंट दे दे और बोलेगा क्या ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है? क्योंकि अगर दो पॉइंट से मिला करके आप लाइन सेगमेंट बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? 100%। इसलिए हम एक पॉइंट और दो पॉइंट पे कोलिनियरिटी की बात ही नहीं करते। ठीक, हम जब भी कोलिनियरिटी की बात करेंगे हम कितने पॉइंट्स के लिए बात करेंगे? तीन पॉइंट्स के लिए बात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो P Q R तीन पॉइंट्स हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं तो तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो क्या किसी भी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोला जा सकता है क्या? नहीं बोल सकते। जैसे मान के चलो मैंने कहीं पर भी रैंडम तीन पॉइंट्स लिए, ये एक, ये दो और ये तीन। अब ये तीन पॉइंट को तुम एक लाइन सेगमेंट में ला के दिखाओ, दिखा पाओगे? नहीं ना। एक आपको ऐसी खींचनी पड़ जाएगी, उसके बाद एक ऐसी खींचनी पड़ जाएगी। तो ये इसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ये तीन ही पॉइंट्स में बोला जाता है। वन पॉइंट के लिए नहीं बोल सकते, टू पॉइंट के लिए भी नहीं बोल सकते। तीन पॉइंट्स के लिए या तीन से ज्यादा पॉइंट्स के लिए कोलिनियरिटी हम डिफाइन करते हैं। यानी अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करना चाहिए।
और अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाइन नहीं कर रहा है तो इसी को हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले बताओ ये आया समझ में? तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा? पॉइंट्स हाँ, पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर ये लिखा है, अगर मैं इसको P, इसको Q, इसको R दे दूं तो ये है आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आया समझ में? यस ये कोलिनियर नॉन कोलिनियर अच्छे से पढ़ के रखो। 10th क्लास का जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ोगे तो वहां प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करके बताओ कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो वहां डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ट्रायंगल फार्मूला पढ़ोगे 10th मैथ्स में, तब हम इस चीज को प्रूव भी कर पाएंगे। ठीक है ना? खैर अभी 9th में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से इसको लिखो कॉपी में। नोट्स अच्छे से बनाओ, फटाफट कॉपी में लिखो। रफली ड्रॉ बनाओ। प्लीज रीड थ्योरम नंबर 10.5। देखो लिखा हुआ है उसमें, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको उसमें बोला है कि प्रूव करो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे दिखते हैं अभी मैंने आपको बताया। वो पॉइंट जो एक लाइन में नहीं लाई करेंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्कल ही पास होगा, ये आपको प्रूफ करना है। जैसे हमने प्रूफ किया एक पॉइंट से इनफिनिट सर्कल पास हो सकते हैं। सुनो, 2 पॉइंट से भी इनफिनिट सर्कल्स पास हो सकते हैं, लेकिन अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। अब तुमसे एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा ये भी है, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स होते तो उससे कितने सर्कल पास होते? कदों एक भी नहीं, एक भी नहीं होता। अगर मैं आपको बोल दूं 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सर्कल, एक सर्कल तीनों ही पॉइंट को टच करे? ऐसा हो सकता है क्या? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट को टच करता हुआ चला जाए, तो ये तो बीच में आ जाएगा। 3 पॉइंट को टच करता हुआ एक, यानी अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं आपके, तो कोलिनियर पॉइंट्स अगर रह गए तो तीनों पॉइंट से सर्कल टच नहीं कर सकता। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से तीनों पॉइंट से सर्कल टच करता हुआ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? वही आपका थ्योरम है, या ना? यही आपको बोल रहा है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इन नॉन कोलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्कल जो है वो पास करके जा सकता है। अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो इनमें से एक भी सर्कल इसको तीनों पॉइंट को टच करते हुए नहीं जा पाता। पहले बताओ ये आया समझ में? यस सर। ऐसे आया कि नहीं आया? ठीक, चलो अब इसको प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट को कॉपी में लिखिए। थ्योरम डिलीटेड। क्या बोले सिमरन? Isn't this a deleted topic? Because like they didn't teach it in our school. ये पढ़ाई नहीं है आपके स्कूल में? No sir, theorem 5 and 10 is deleted. थ्योरम 5 and 10 is deleted. रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस में नहीं है ये, लेकिन कई बार एमसीक्यूज में मैं इन क्वेश्चंस को पूछते हुए देखा हूं सीबीएसई को। ये क्वेश्चन ना एमसीक्यूज में आ जाता है। समटाइम्स इट विल आस्क यू कि एक सुनो समटाइम एमसीक्यूज में वो कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछ देते हैं आपसे कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे कितने सर्कल पास होते हुए जाएंगे, तो एक भी सर्कल नहीं जाएगा। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है तो उससे एक भी सर्कल पास नहीं होगा तीनों पॉइंट से, और अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उससे वन एंड ओनली वन सर्कल। ये अक्सर ना सिमरन एमसीक्यूज में आता है ये क्वेश्चन। आया ना सर? Okay. But they can't ask us to like prove this, right? ना, Because no. प्रूफ तो कभी भी नहीं, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन बनाने में काफी यूज होता है। कैसे तुम बोल रहे हो? देखना मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। प्लीज सामने देखो, अभी के लिए थ्योरम अपन स्टार्ट करते हैं। अपन को क्या बोला है उसने? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखो मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कुछ इस पैटर्न में ले रहा हूं। आप चाहो तो 3 पॉइंट्स कहीं पर ट्रायंगल्स भी बना सकते हो। फिर क्या प्रूफ करोगे? हमको प्रूफ ये करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखो इसको मैंने ले लिया P
इसको ले लिया मैंने Q और इसको मैंने ले लिया R। तो ये जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, पहले तो इनको ज्वाइन कर दो, दिखा दो ये नॉन कोलिनियर है, अलग अलग लाइन सेगमेंट है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब इन नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो हमको प्रूव क्या करना पड़ेगा, अब आप पहले ये देखो। अब सबसे पहले PQ का आप कॉपी में अगर जिसके पास राउंडर, स्केल, पेंसिल होगा वो बिल्कुल प्रॉपरली करो इसको, और जिनके पास नहीं है बस आराम से बैठ करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और ऑनलाइन में भी जिनके पास, आपके पास राउंडर, स्केल है, बेटा बनाते जाओ जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप कहीं पर भी कितने भी डिस्टेंस का PQ और QR एक लाइन सेगमेंट ले लो, इसको नाम दे दो P, ये Q और ये R। जल्दी से करो, कंस्ट्रक्शन मेरे साथ साथ में करो। अब देखो यहाँ पर एक काम करो, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको बनाना है। अब PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, PQ का मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, PQ का आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो राउंडर में, है ना, और ऊपर और नीचे आर्क कट करो। P पे रख के ऊपर नीचे आर्क कट करो, और फिर Q पे रख के ऊपर नीचे आर्क कट करो, और जॉइन विद द लाइन सेगमेंट। आया क्या समझ में? ठीक है। PQ सर का एक बार फिर से। बाइसेक्टर बनाने के लिए PQ का आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, P पे रख के ऊपर नीचे आर्क कट करना, फिर Q पे रख के ऊपर नीचे आर्क कट करना, और उसको ज्वाइन कर देना एक लाइन से। ठीक, इतना किया आपने? सेम इसी तरीके से QR का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, QR का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ जल्दी। यस सर। Q से आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो, ऊपर और नीचे रख के आर्क कट करना, अगेन R पे रख के ऊपर और नीचे कट करो ना। तो देखो ऐसा कुछ बन रहा होगा। जैसे हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, सेम वैसे इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ जल्दी से। मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, Q पे रख के ऊपर नीचे आर्क, R पे रख के ऊपर नीचे आर्क। करेक्ट है? यहाँ तक किया सबने? चल देखो, अच्छा ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्लीज उसको O से मार्क कर दो। दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को O मार्क कर दो। किया? नाउ टेक OQ एज अ रेडियस। या ना थोड़ा सा फास्ट किया कर हमेशा पीछे हो जाती है। टेक OQ एज अ रेडियस, राउंडर O पे रखो, टेक OQ एज अ रेडियस और सर्कल ड्रॉ करो। राउंडर O पे रखो, टेक OQ एज अ रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल। देखो वो सर्कल क्या आपके तीनों पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा है? क्या कैसे जाएगा? नहीं जाएगा मेरा। चला गया ना? चला गया? ठीक। क्या क्यों नहीं चले थे? तुम लोग हंसती है ना, तो इन लोग को लगा कुछ गलत कर दिया मैंने। सही है ये? हाँ तो ठीक है। अरे तो मेरे पास राउंडर थोड़ी ना है, मेरे पास राउंडर थोड़ी ना है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक सर्कल दे दिया था और बोला था कि इस सर्कल का सेंटर फाइंड करो। आपको नहीं मालूम मुझे है कि नहीं यार क्वेश्चन, लेकिन हाँ तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि एक सर्कल दे दिया था उसने और बोला था कि उस सर्कल का सेंटर फाइंड करो। यानी सर्कल ऑलरेडी बना के दिया है लेकिन उसका सेंटर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, और वो आपको बोला था कि इस सर्कल का सेंटर ढूंढो। तो इस सर्कल का सेंटर कैसे ढूंढोगे? तो यहाँ से एक कंक्लूजन मिलेगा। प्लीज आप लोग ध्यान दो, इधर सब लोग देखो, ध्यान दो। जिन्होंने नहीं बनाया प्लीज रफ में बना लेना। यहाँ पर मैं कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, देखो इधर। देखो यहाँ से कंक्लूजन हमको ये मिलता है। देखो अगर ये आपका सर्कल बना था, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ से अगर ये ऐसा इस टाइप का कुछ सर्कल आपका आया होगा, ठीक, तो क्या इस सर्कल का ये PQ जो होगा क्या वो एक कॉर्ड होगा? यस सर। देखो ये एक कॉर्ड है। यस सर। बोलो करेक्ट है? यस सर। अगेन क्या ये भी एक कॉर्ड है? यस सर। यस सर। ये भी एक कॉर्ड है।
तो हमको ये पता चला कि अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हम बना दे, प्लीज 9th क्लास ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अब यहाँ ध्यान दो, सब छोड़ो। अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हम बना दे और उन कॉर्ड के आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो ही उस सर्कल का सेंटर है। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? यानी आ गया सर। बोलूं कि इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करके बताओ, तो इस सर्कल का सेंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आप कहीं पर भी कॉर्ड ले लो, आप एक कॉर्ड जैसे मैंने यहां ले लिया और एक कॉर्ड मैंने यहां ले लिया। अब जरूरी नहीं है ये ऐसे ही रहे, जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कॉर्ड ऐसे भी ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो। तो देखो मैंने एक कॉर्ड ले लिया यहाँ P और एक ले लिया यहाँ पर क्या Q, और ये ले लिया मैंने A और ये मैंने ले लिया P। तो अब अगर इस सर्कल का सेंटर ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, अब वैसी AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, और जहां पर भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वो होगा सर्कल का सेंटर। पहले बताओ आया क्या समझ में? सर इतना इजी था सेंटर फाइंड करना। हाँ, तो किसी भी सर्कल का अगर अब आपको कभी भी कोई सर्कल मिल जाए और उसका सेंटर फाइंड करना है तो आप कहीं पर भी दो कॉर्ड बनाओ, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका सर्कल का सेंटर होगा। पहले बताओ ये आया समझ में? ऑल ऑफ यू गॉट इट? ठीक है, इसको बना लो, कंक्लूजन सुन रहा। खैर ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये डायग्राम आपके पास होगा, आप ये बना दो, ये वाला डायग्राम। प्लीज देखो एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2। सपोज यू हैव गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेम क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। आया समझ में? अगर आपको एक सर्कल दे दे तो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, अगर आया सब्जेक्टिव में तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। खैर बहुत कम ऐसा होता है कि सर्कल में ये क्वेश्चन आए, क्योंकि सर्कल में इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चंस उसके सामने फिर कुछ भी नहीं है, तो नहीं आता जनरली, लेकिन मैंने करवा दिया। आपको बोला था कि एक कंस्ट्रक्शन से समझाओ कि एक सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने वहां कंस्ट्रक्शन कर लिया, स्टेप्स लिख दिया मैंने कि भाई दो कॉर्ड बना लो, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, जहां पर भी वो मीट करेंगे वो पॉइंट पे वही उसका सेंटर होगा। ये स्टेप्स लिखा है इसलिए मैंने ज्यादा स्टेप्स भी नहीं लिखा है। Where can both the chords be of different lengths? You can take any length you want, Simran. Okay. If you want, you can take any chord in the circle. आप कॉर्ड को कहीं पर भी कोई भी लेंथ का ले लो, आप अगर उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो हमेशा आपको सेंटर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो ध्यान से रीड करो, देखो क्या दिया है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। क्वेश्चन को ना ब्रेक कर करके पढ़ना ताकि आप उस चीज को समझ सको क्या बोला है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पेयर्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। यानी आपको क्या बोला है, आपको बोला है पहले आप डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल बना लो और उस डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल में आप ये देखो कि कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, और उसके बाद आपसे पूछा है कि भाई मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स दो सर्कल में कितने आ सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो बोला है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, तो देखो अगर मैं आपको बोलूं दो सर्कल बनाने हैं, दो सर्कल बनाने हैं पेयर्स के फॉर्म में, तो कैसे कैसे हम बना सकते हैं। देखो पहला तो ऐसा बनेगा कि अगर दो सर्कल बनाने हैं तो ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया, ये हो गया पेयर ऑफ सर्कल। पेयर ऑफ सर्कल का मतलब क्या, दो सर्कल बनाए। अब देखो ये दो पेयर ऑफ सर्कल हो गया, ये सेंटर O, ये सेंटर O डैश। अब बताओ इन पेयर ऑफ सर्कल में कॉमन पॉइंट है क्या? कॉमन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो दोनों सर्कल में आता हो, तो इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि ये सर्कल अलग है और ये सर्कल अलग है, तो इट विल हैव नो कॉमन पॉइंट, है ना, इसमें नो कॉमन पॉइंट। अच्छा ये हो गया फर्स्ट, ये पहला कंडीशन आपका ये बन सकता है पेयर ऑफ सर्कल का। सेकंड, अगर मुझे पेयर ऑफ सर्कल बनाना है तो ऐसा ये बन सकता है, देखो ये एक बना, अब इस पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, देखो यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूं मैं P, और इस पॉइंट से जस्ट टच करता हुआ एक और सर्कल बना सकते हैं। तो देखो
ये भी पेयर ऑफ सर्कल हो गए, ये भी पेयर ऑफ सर्कल हो गए। अब इनमें कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? इसमें एक कॉमन पॉइंट है, सिंगल कॉमन पॉइंट है विच इज P। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई कितने हैं? इट विल हैव वन कॉमन पॉइंट। पहले बताओ, क्लियर है यहाँ तक? नाउ थर्ड अगर मैं बनाना चाहूं, थर्ड केस में पेयर ऑफ सर्कल कैसे बनेगा? एक सर्कल ये बना लो, ठीक, जस्ट उसी से लगता हुआ दूसरा सर्कल ऐसा बना लो, करेक्ट है? अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें दो कॉमन पॉइंट है। देखो ये पॉइंट जो है वो ये दोनों सर्कल में आ रहा है, और ये भी पॉइंट जो है ये दोनों सर्कल में आ रहा है। तो इसमें कितने कॉमन पॉइंट है? टू कॉमन पॉइंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन केस बना दिया मैंने। पेयर ऑफ सर्कल का मतलब कितना होता है? दो सर्कल बनाना है ना आपको। फिर देखो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? कि दोनों ओवरलैप हो जाए, है ना? लेकिन फिर वो पेयर ऑफ सर्कल कहलाएगा नहीं, वो एक सिंगल सर्कल कहला देगा। यानी एक सर्कल के ऊपर में एक दूसरा सर्कल बना दोगे तो पेयर ऑफ सर्कल नहीं कहलाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखो उसमें लिखा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। ये मैंने डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल बना दिए। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? इसमें एक भी कॉमन नहीं था, इसमें एक कॉमन पॉइंट था, और इसमें कितना है? टू कॉमन पॉइंट है। थर्ड पूछ रहा है कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना है? तो आप देयरफॉर बोल सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे? 2। आया समझ में? So now this is your question number 1. Second question इसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से। थर्ड करेंगे फिर। मैं रीड कर रहा हूँ, आप साथ ही साथ में देखो। देखो दिया है एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज देखो बेटा वहां पर। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord. Now this is a very good question. Again इसको हम as a theorem भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको बिल्कुल प्रूफ करेंगे बेसिक इससे। तो हम किसी भी दो सर्कल के लिए इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। देखो दिया हुआ है टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 points। सपोज करो दो सर्कल है जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक सर्कल ये ले लेते हैं और एक सर्कल ये ले लेते हैं, ठीक? ये है पॉइंट, ये सेंटर, इसका सेंटर O ले लिया मैंने, O1 ले लेते हैं, इसका सेंटर O1 ले लेता हूं और इसका सेंटर O2 ले लेता हूं, और इसको आप ज्वाइन कर। पहले बताओ यहां तक आया समझ में? Yes. अब देखो उसमें लिखा हुआ है इफ ईच सर्कल इंटरसेक्टेड 2 points, दोनों 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको मैं इस पॉइंट को P बोल देता हूं और इस पॉइंट को Q, और PQ आपका क्या कहलाएगा? कॉमन कॉर्ड। देखो अगर आप PQ को ज्वाइन करोगे, प्लीज 2 मिनट में इस क्वेश्चन को समझो, फिर भले आप लोग लिख लेना। तो देखो ये जो PQ है, ये PQ आपका कॉमन कॉर्ड कहलाता है। इस PQ को हम क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। नाउ व्हाई PQ इज नोन एज अ कॉमन कॉर्ड? क्योंकि आप, हाँ, अगर आप देखोगे ध्यान से तो PQ जो है वो इस सर्कल का भी कॉर्ड है, और PQ जो है वो इस सर्कल का भी कॉर्ड है। तो उसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, है ना? ये जो PQ है ये आपका कहलाता है कॉमन कॉर्ड। ये है कॉमन कॉर्ड। बोलो करेक्ट है? नाउ आपको ये बोला है, अब अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे आप, उसमें लिखा है प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यानी इसका जो सेंटर है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कॉर्ड के लिए। यानी कि O1 और O2 वाली ये जो लाइन है ये PQ को बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। ये आपको प्रूफ करना है। पहले बताओ ये आया क्या समझ में? अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज ध्यान से देखो, अच्छी चीज है ये, ठीक है? एक बार में नहीं आएगी समझ में, समझो इसको। अगर O1 और O2 ये सेंटर से सेंटर वाली लाइन है, तो आपको क्वेश्चन में बोला है प्रूफ करो कि ये सेंटर से सेंटर वाली लाइन इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहले ये समझो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है।
ठीक है, थोड़ा सा मैं आपकी बेसिक, हाँ पहले मैं आपकी बेसिक को भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है तो समझो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब अगर आपका ये AB लाइन है, ठीक, अगर मैं बोलूं कि इसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो इस AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करे, और ये जो एंगल बना है ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले बताओ ये आया समझ में? तो यहाँ पर ये चीज ना यहाँ हो रही है कि ये वाली जो सेंटर से सेंटर वाली लाइन है, इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी एट 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको प्रूफ करना है। पहले बताओ ये आया क्या समझ में? ठीक, यानी अब मुझे ये बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है? हाँ, आप इसको बढ़िया है ना, आप ना गिवन में आप लिख सकते हो PQ इज अ कॉमन कॉर्ड, PQ इज अ कॉमन कॉर्ड, या आप गिवन में लिख दो, क्योंकि आपको इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। और आपको क्या प्रूफ करना है? ठीक है, देखो आपको प्रूफ करना है कि O1 O2 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ का। अच्छा देखो, इसको ना मैं स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट्स में चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी आपको। तो अब देखो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो पहले एक काम करते हैं, इस पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, M एज्यूम कर ले, M, तो हमको प्रूफ करना है PM इज इक्वल टू व्हाट, QM, यानी कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी हमको प्रूफ करना है कि भाई PM और QM दोनों इक्वल होने चाहिए, एक चीज ये बतानी है। और हमको अगर मैं ये एंगल 1 ले लूं और इसको एंगल 2 ले लूं, तो मुझे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दो चीजें मुझे प्रूफ करनी है। आया क्या समझ में? यस सर, एवरीवन गॉट इट ना? यस सर, ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो देखो, पहले ना एक काम करो यार, पेन डाउन कर लो, इस पूरे क्वेश्चन को मैं पहले खुद से बता देता हूँ, एक बार फिर आप लोग बना के भी देख लेना, ठीक है? 2 बार कर लेना इस क्वेश्चन को, एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार आप कर लेना, क्योंकि उससे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में देखो ना, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, पहले तो ये डायग्राम बनाने आना चाहिए आपको, ठीक? डायग्राम बनाने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, डायग्राम के बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या बताओगे? ज्वाइन कर दो, PO1 PO2, हाँ, PO2 PO1 को ज्वाइन कर दो, और O1Q और O2Q को भी ज्वाइन कर दो। पहले बताओ ये आया समझ में? ठीक, तो मैं कर दिया ज्वाइन PO1 एंड O1 PO2 O2 और Q1 and एंड QO2, क्लियर है? यस ये आप कंस्ट्रक्शन कर दो। अब इतना होने के बाद आपके पास सबसे पहला स्टेप, आपको 2 ट्रायंगल्स देखने हैं, बड़े बड़े वाले ट्रायंगल्स देखने हैं। वहां पर 2 बड़े ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो, ट्रायंगल PO1 O2, पहले सब लोग ट्रायंगल्स पे ध्यान से देखो, मैं जब जब बताऊंगा ना आपका पूरा ध्यान डायग्राम पे होना चाहिए, ठीक है ना? तो PO1 O2 दिख रहा है ये ट्रायंगल, यस एंड ट्रायंगल QO1 O2 ये भी दिख रहा है आपको, यस PO1 O2 QO1 O2, 2 बड़े बड़े ट्रायंगल्स हैं, करेक्ट है? उस ट्रायंगल में अब ध्यान से देखो, ये वाला सर्कल का अगर सेंटर O1 है, तो इस सर्कल का O1P रेडियस R1 हो जाएगा, बोलो करेक्ट है? यस अरे अगर ये वाले सर्कल का सेंटर O1 है तो O1P रेडियस है, तो उस रेडियस को मैंने क्या दे दिया, R1, तो O1Q इसका भी रेडियस R1 ही रहेगा, वही सर्कल है, बोलो करेक्ट है कि नहीं? यस सर, क्या ना आया कि नहीं आया समझ? सोच के क्यों बोल रहे हो? तुम लोग को आ रहा है ना यहाँ तक समझ में? नहीं आया तो तुरंत मुझसे पूछना, तो मैं बताऊंगा। अच्छा बताओ, अगेन इस सर्कल का सेंटर क्या है? O2, तो इस सर्कल का रेडियस मैं एज्यूम कर लेता हूँ R2, तो PO2 को मैंने क्या ले लिया, R2, अगेन ये भी रेडियस है, इसको भी मैंने क्या ले लिया, R2, मैं अपने मन से एज्यूम कर रहा हूँ, आप R' ऐसा भी यूज कर सकते हो, मैंने R1 R2 दोनों सर्कल का रेडियस एज्यूम कर लिया। यहाँ तक आया समझ में? अब ध्यान से देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को, क्या आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पा रहे हो?
Yes, sir. है ना? हाँ, yes. अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दोनों ट्रायंगल एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा? Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चलो तो मुझे बताते जाओ कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिया है तो PO1 इज इक्वल टू QO1 बोल सकता हूँ। डायग्राम में देखो सबके सब बस PO1 और QO1 दोनों रेडियस R1 के बराबर है, करेक्ट है? अगेन PO2 और QO2 दोनों रेडियस R2 के बराबर है और दोनों में O1 O2 ये जो है ये कॉमन साइड है, बोलो करेक्ट है? देखो अब मैं इसको बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल PO1 O2 is congruent to triangle QO1 O2 by SSS rule। क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में, है ना? और एक बार अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो क्या मैं ये एंगल, देखो ध्यान से, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल बता सकता हूँ। अगर मैं इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 बोल दूं तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCD। आया क्या यहाँ तक समझ में? ये आया यहाँ तक समझ में? आ गया ना समझ में? अब देखो ध्यान से देखो, अब तुम्हारे दिमाग में अगर डाउट आ रहा होगा कि मैंने एंगल 3 और एंगल 4 को क्यों CPCD से इक्वल बताया, तो देखो ये R2 के अपोजिट एंगल 3 और ये R2 के अपोजिट एंगल 4, तो मैं 3 और 4 को एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों को हम CPCD से इक्वल बता सकते हैं। और उन्हीं दोनों को मैं CPCD से इसलिए इक्वल बता रहा हूं ताकि मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकूं। आप चेक करो, आप चेक करो, मैं डॉटेड कर रहा हूं। देखो अब ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, एक ये वाला ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल दिखा और एक ट्रायंगल देखो ये वाला दिख रहा है। अब अगर अपन ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए ना तो हमारा जो भी रिक्वायर्ड प्रूफ था, जो हमको बोला था प्रूफ करने, वो सब चीजें प्रूफ हो जाएंगी। अब आप ध्यान से देखो, अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कौन कौन से ट्रायंगल है? PO1M QO1M, राइट? तो देखो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, फिर से देखो आप लोग पूरा, अब नजर ना यही गड़ा के रखो, है ना? हाँ बोलो। सर अपन ये वाली साइड ले सकते हो, आप चाहो तो इस साइड भी ले सकते हो, मैं उस साइड पे वर्क कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप इस साइड पे भी सेम वर्क कर सकते हो। नहीं हो सकता, आपने ये बड़ा ट्रायंगल प्रूफ किया था तो उसमें एंगल 1 तो है ही नहीं। ये एंगल 1 तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को इसीलिए तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर। आया क्या समझ में? वो भी मैं आपको बताऊंगा एक बार जब पूरा क्वेश्चन बन जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्लीज पहले यहाँ सामने देखो। नाउ देखो अब यहाँ पर इन ट्रायंगल क्या PO1M एंड ट्रायंगल QO1M, है ना? QO1M, प्लीज इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, आप ही लोग से पूछूंगा, बताते जाना कि कौन से क्राइटेरिया से होगा ये। PO1M और QO1M में ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, दोनों का रेडियस R1 है, करेक्ट है? तो अब मुझे आप ये बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ PO1 must be equal to QO1 must be equal to radius R1, बोलो करेक्ट है? क्या तक आया समझ में? नाउ अब मुझे ये बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल 3 must be equal to एंगल 4? ये हमने अभी यहाँ पर बताया है, करेक्ट है? तो एंगल 3 must be equal to एंगल 4, क्या लिखेंगे? फ्रॉम अबव। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब उसके बाद O1M क्या ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? O1M दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ O1M इज इक्वल टू O1M क्या? कॉमन साइड। पहले बताओ यहाँ तक आया अच्छे से समझ में? श्योर है ना? अब मुझे ये बताओ ये कौन सा क्राइटेरिया से हुआ? साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो मैं क्या बताऊंगा? देयरफॉर ट्रायंगल PO1M is congruent to triangle QO1M by SAS rule। आया यहाँ तक समझ में?
पक्का आया यहाँ तक समझ में अच्छे से? अब मुझे ये बताओ, अगर हमने पहले उस ट्रायंगल को किया, बाद में इस ट्रायंगल को किया, अब इस ट्रायंगल से हमको जो रिजल्ट मिलेगा ना, उससे ये सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी। अब आप देखते जाओ, एक बार अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो तुम मुझे ये बताओ, क्या PM इज इक्वल टू QM बाय CPCT बोल सकता हूं मैं? अब मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या PM और QM बाय CPCT इक्वल बोल सकते हैं अपन? राइट और नॉट? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि PM मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? QM बाय एंगल 1 और एंगल 2 से CPCT। करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ, सेम वैसे ही अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है आपने, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 तो मैं CPCT से इक्वल बता सकता हूँ, है ना? क्योंकि देखो ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे बाय CPCT। करेक्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल 2 बाय CPCT। आया यहाँ तक समझ में? अब पहली चीज देखो, जो जो चीज प्रूव करनी थी एक एक करके सब प्रूव होते जा रही है। नैन्सी सामने देखो, पहले देखो PM इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया? QM, यानी PM इज इक्वल टू QM, हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया था। करेक्ट है। अब हमको क्या प्रूव करना बचा है? एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री। तो अब तुम बताओ, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर है? एक स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। करेक्ट है। तो तुम बताओ, मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। अब क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, राइट? तो लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा? 180 बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। आया समझ में? तो तुम बताओ, क्या एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री भी प्रूव हो गया? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डन। अब जैसे क्वेश्चन को रीड करोगे, लास्ट लाइन से समझ में आ जाना चाहिए, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो ये सुनते ही साथ आपका ये डायग्राम रेडी हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। अब जैसे ये डायग्राम तुम रेडी करोगे, आप O1P, O2P, O1Q, O2Q को ज्वाइन कर लेना। आया समझ में? ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो, अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं, अगर बाय चांस तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि ये वाला कॉन्ग्रुएंसी हमने अननेसेसरी किया है, क्योंकि अगर हमको रिजल्ट PM इज इक्वल टू QM चाहिए था, तो डायरेक्ट ये छोटे वाले ही ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते क्या? तो आप खुद देखो, अगर मैं इनिशियली ये छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता, तो मैं कर ही नहीं पाता। देखो ये R1 और ये R1 ये तो इक्वल हो जाता। ये एंगल 3 और एंगल 4 हमको नहीं मालूम था, ये हमने यहां से लेकर आया। करेक्ट है। तो हमको O1M कॉमन भी मिल जाता, लेकिन उसके अलावा थर्ड आपके पास कुछ भी चीज नहीं है। आया क्या समझ में? तो इस क्वेश्चन को अगर आखिरी तक बनाना है, तो दिमाग में आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। SSS क्राइटेरिया से दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमने पहले प्रूव किया, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमको दिखाना ही है। और मैं इस क्वेश्चन को कैसे याद रखा हूं, जब भी ये क्वेश्चन आपको आए, आप याद रखना यार, पहले ये एंगल हमको CPCT से इक्वल दिखाना है। आप ऐसा याद रखो, बस इतना सा याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये दोनों एंगल को CPCT से इक्वल दिखाते हैं, फिर ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हमारे ये जो रिजल्ट है, जो प्रूव करने बोला है, वो हमारा आ जाएगा। तो आपको दिमाग में ऐसी समरी बनानी है। आया समझ में क्या बोला मैंने आपको? बनाओ चलो, और डू इट अगेन। डू इट अगेन, एक बार बना के पूरा पेज पलट के वापस से बिना देखे इस क्वेश्चन को बना। डू इट अगेन, प्रैक्टिस होगी।